हाँ, तो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने रिंग के जो सब रिंग होता है उसके बारे में डेफिनेशन एवं कि किस तरीके से हम किसी सेट को सब रिंग प्रूव कर सकते हैं ऐसा हमने पढ़ा था वहाँ पर। एक तो हमने क्या पढ़ा था कि रिंग की जो सब रिंग होती है उसकी मूल डेफिनेशन क्या होती है वो पढ़ा था। उसके बाद हमने जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसके लिए किसके लिए कि किसी सेट को आपको सब रिंग दिखाना हो तो किस तरीके से हम सब रिंग दिखा सकते हैं, उसके लिए दो कंडीशन थी वहाँ पर आपकी। कौन सी? कि पहले जैसे मेरे पास कोई यहाँ पर रिंग है और इसका कोई सबसेट एस है यहाँ पर, तो एस को मुझे दिखाना है कि एस इस रिंग का क्या होगा, सब रिंग होगा यहाँ पर। तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले तो मुझे ये दिखाना होगा कि एस इज सबसेट ऑफ आर। दूसरा मुझे दिखाना होगा कि एस इज नॉट इक्वल टू 5, 1, 2 और 3 नंबर पे मुझे दिखाना पड़ता है कि यदि फॉर ऑल ए कोमा बी इज द एलिमेंट ऑफ एस है तो इसके लिए ए माइनस बी इज द एलिमेंट ऑफ एस एंड ए डॉट बी इज द एलिमेंट ऑफ एस। यदि ऐसा है तो उस कंडीशन में हम एस को आर का क्या कहेंगे, सब रिंग कहेंगे। ऐसा हमने समझा था यहाँ पर, ठीक है। तो आज की जो थ्योरम है वो आपकी है नेक्स्ट थ्योरम, दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ। दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। भी उपवलय होता है, भी उपवलय होता है। ये हमें यहाँ पर दर्शाना है कि यदि आपके पास दो सब रिंग है और उनका यदि इंटरसेक्शन लेते हो तो इंटरसेक्शन भी डेफिनेटली क्या होगा, एक सब रिंग होगा। तो हमें ये प्रूव क्या करना है कि जो इंटरसेक्शन होगा उसको सब रिंग प्रूव करना है, यानी ये चीज हमें वहां पर दर्शानी होगी कि जो तीन चीज हमने पढ़ी है तीनों की तीनों चीजें हमें वहां पर दर्शानी होगी किसी रिंग के सब रिंग होने, किसी सेट को सब रिंग होने के लिए। तो ये दोनों सब रिंग है, दोनों का जो मिलकर जो इंटरसेक्शन बनेगा वो क्या होगा, एक सबसेट होगा इनका। तो हमें उस सबसेट के बारे में बताना है कि वो क्या होगा, इन सब रिंग का क्या होगा, जो भी दोनों सब रिंग रखी है उनके लिए वो भी क्या होगा, एक सब रिंग ही होगा यहाँ पर। ऐसा हमें यहाँ पर दर्शाना होगा। तो उसके लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि हमने कुछ माना यहाँ पर प्रूव। सबसे पहले हमने कंसीडर किया कि हमारे पास कोई रिंग होनी चाहिए ताकि हम उसकी कह सके कि इसकी दो सब रिंग ये यहाँ पर। तो हमने लिखा कि माना आर एक वलय है, आर एक वलय है जिसके दो उपवलय, जिसके दो उपवलय एस तथा टी है। ये हमने यहां पर कंसीडर किया कि आर हमारी क्या एक वलय है जिसके दो उपवलय एस और टी है यहाँ पर। ये तो जो यहां तक का स्टेटमेंट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें जिस चीज को प्रूव करना है वो लिखते हैं यहाँ पर। हमने लिखा नेक्स्ट सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करना है कि जो एस इंटरसेक्शन टी होगा भी उपवलय है, भी आर की उपवलय है। ये हमें यहां पर दर्शाना है कि जो एस इंटरसेक्शन जो टी होगा वो भी क्या होगा, आर की उपवलय होगा। यानी हमारे पास ये एक सेट जैसा कार्य कर रहा है यहाँ पर ये कि एस इंटरसेक्शन टी क्या होगा, एक सेट जैसा होगा। इसके बारे में बताना है कि ये भी क्या होगा, एक सब रिंग होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम ये दिखा पाए कि एस इंटरसेक्शन की जो उत्पत्ति है वो आर के द्वारा हो रही है। पहला काम तो ये दिखाएंगे। उसके बाद क्या दिखाएंगे कि एस इंटरसेक्शन कभी भी क्या नहीं हो सकता, रिक्त नहीं हो सकता। फिर उससे अगली बात हम क्या दिखाएंगे कि जो हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना एंड में जाके, वो वाली हम वहां पर उनको शो करेंगे कि फॉर ऑल एवरी एलिमेंट ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, कि हम इसके कोई भी दो एलिमेंटों को लेकर यदि लेकर चलते हैं तो उनके लिए उन एलिमेंटों का डिफरेंस भी इसी को बिलोंग करेगा और उनका जो प्रोडक्ट है यानी दोनों का जो डॉट मल्टीप्लिकेशन है वो भी किसको बिलोंग करेगा, इसी को बिलोंग करेगा। ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये प्रूव करूंगा कि जो एस इंटरसेक्शन टी है वो किसका सबसेट होता है, आर का होता है। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, चूंकि एस आर की उपवलय है, एस आर की उपवलय है, इंप्लाइज दैट यदि एस आर की उपवलय है तो क्या होगा, एस सबसेट ऑफ आर, पहला रिजल्ट यहाँ पर। इसी तरीके से टी आर की उपवलय है कि ये भी क्या है, आर की उपवलय है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इंप्लाइज दैट कि टी इज सबसेट ऑफ आर। ये होगा सेकंड रिजल्ट यहाँ पर। अब दोनों क्या है, किसी में बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर इसी में बिलोंग कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो सर्वनिष्ठ होगा
उसमें या तो सारे के सारे एस के अवेलेबल होंगे या टी के होंगे या क्या होंगे, दोनों के कॉमन एलिमेंट होंगे यहाँ पर। ये इन दोनों में से जैसे मैं बात करूं कि इसमें इसके जो एस के एलिमेंट थे वो थे 2 4 6 8। अब जो है टी के एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से हैं। टी के एलिमेंट यहाँ पर किस तरीके से हैं कि जैसे बात करूं मैं 3 4 5 और 6 इस तरीके के एलिमेंट है यहाँ पर। तो दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो देखो ये दो एलिमेंट तो कम से कम कॉमन आ ही रहे हैं यहाँ पर। या तो पोजीशन ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है कि इनका इंटरसेक्शन क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन 5 भी आप जानते हो कि आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि जो 5 सेट होता है वह सदैव सभी सेटों का क्या होता है, सबसेट होता है। तो या तो 5 होगा या कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे या एक ज्यादा ही बड़ा है। जैसे मैंने बात की यहाँ पर कि टी में सारे के सारे एलिमेंट, यानी टी भी किसके अंतर्गत बैठा हुआ है, एस के अंतर्गत। तो इंटरसेक्शन में कौन आएगा, एस आएगा। सॉरी मैंने क्या कहा था कि टी भी किसके अंतर्गत बैठा हुआ है, एस के अंतर्गत। तो एस बड़ा था टी छोटा था, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, टी आएगा। या कुछ कॉमन है तो कॉमन वाले एलिमेंट आएंगे। तो इंटरसेक्शन जब भी होगा कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। बस सबसे जो मिनिमम स्टेट हो सकती है वो 5 हो सकती है कि दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आए, यानी दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट थे कि एस तथा टी डिसजॉइंट है, दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं था। ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर। लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं है तो 5 तो आएगा ही यहाँ पर। कुछ भी नहीं है तो 5 तो यहाँ पर होगा ही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर कि ज्यादा से ज्यादा में यदि कोई कॉमन नहीं भी आएगा तो क्या हो सकता है, दोनों के दोनों रिक्त हो सकते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ सकता है, रिक्त आ सकता है। तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 5 दोनों में तब भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि 5 एस में भी था, टी में भी था तथा आर में भी है, तो ये कुछ ना कुछ तो आएगा। तो हमने क्या देखा कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो जरूर किसका सबसेट होगा, आर का होगा, क्योंकि उनमें कम से कम एक एलिमेंट तो वहां पर उसका आएगा ही आएगा यहाँ पर। तो इसी चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ, इंप्लाइज दैट कि जो एस इंटरसेक्शन जो टी बनेगा वो सदैव किसका सबसेट होगा, आर का होगा। ये हो गई हमारी तीसरी कंडीशन कि चाहे जैसा भी रिजल्ट हो एस इंटरसेक्शन टी सदैव सबसेट होगा किसका, आर का। तो तीसरा परिणाम हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एस इंटरसेक्शन टी है वो केवल सबसेट होने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर इसके अंतर्गत कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। क्योंकि दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि ये क्या हो, नॉट इक्वल टू 5 हो, कि जो भी सेट जिसको आप सब रिंग प्रूव करना चाहते हो वो क्या हो, नॉट इक्वल टू 5 हो। ठीक है, तो हमें ये दर्शाना होगा कि एस इंटरसेक्शन में कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा यहाँ पर। तो हम बात करते हैं चूंकि जो एस है वो क्या है, रिंग है यहाँ पर, भले चाहे सब रिंग हो लेकिन रिंग के गुण तो सारे उसमें है यहाँ पर। चूंकि एस रिंग है तो इंप्लाइज दैट कि 0 इज द एलिमेंट ऑफ आर, 0 इज द एलिमेंट ऑफ एस, कि 0 कहां पर विद्यमान है, एस में। और 0 क्या है, योग तत्समक अवयव है यहाँ पर। 0 एक क्या है, योग तत्समक अवयव है। इसी तरीके से 1 इज द एलिमेंट ऑफ एस, कि 1 क्या है, एक गुणन तत्समक अवयव है, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल होगा, गुणन तत्समक अवयव। कि जब ये रिंग बन रहा है अपने आप में, ये एस एक रिंग बन रहा है तो इसमें कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो दोनों के होंगे। कि योग के लिए भी हाँ ये कह सकते हैं कि गुणन के लिए हमें कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि गुणन के लिए तो हमें इसमें देखना ही नहीं पड़ता, तो केवल योग के लिए देखेंगे यहाँ पर कि योग के लिए तत्समक अवयव है यहाँ पर, है यहाँ पर एस में। इसी तरीके से टी भी क्या है, एक रिंग है यहाँ पर। तो इसमें भी क्या होगा कि जो 0 यानी जो योग तत्समक अवयव है वो यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगा, योग तत्समक अवयव यहां पर भी होगा। तो हमने देखा कि जो 0 जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो योग तत्समक अवयव का कार्य कर रहा है यहाँ पर, और वो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। अब दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, इंप्लाइज दैट कि जो 0 होगा वो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, एस इंटरसेक्शन टी में, क्योंकि हमने दिखा रखा है यहाँ पर कि 0 इज द एलिमेंट ऑफ एस एंड 0 इज द एलिमेंट ऑफ टी। 0 इज द एलिमेंट ऑफ एस एंड टी रिंग है तो टी में भी कहां पर, टी में भी क्या होगा, 0 होगा। तो जब दोनों में 0 है तो इनकी इंटरसेक्शन भी होगा। तो हमने क्या देखा कि 0 इज द एलिमेंट ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, कि दोनों के सर्वनिष्ठ में भी कौन विद्यमान है, 0 एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 0 यहाँ पर अवेलेबल है तो क्या लिख दिया कि एस इंटरसेक्शन टी जो हमें परिणाम होगा वो क्या है, नॉट इक्वल टू 5 है, क्योंकि यहाँ पर कौन आ गया, कम से कम एक अवयव होना चाहिए, और एक अवयव कौन आ गया, खुद 0 आ गया यहाँ पर। तो हमारी जो सेकंड कंडीशन थी वो यहाँ से प्रूव हो जाती है। इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 4 यहाँ पर। कि हमने देखा कि पहले इसको सबसेट भी दिखा दिया कि सबसेट है, उसके बाद ये रिक्त नहीं होना चाहिए वो भी दिखा दिया। अब तीसरी कंडीशन आती है हमारी कौन सी, कि किन्हीं भी दो एलिमेंटों के लिए। तो अब की बार कंसीडर किया हमने कि माना a, b इज द एलिमेंट ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, कि हमने क्या लिख दिया कि a, b कहां पर है, एस इंटरसेक्शन टी में अवेलेबल है यहाँ पर।
अब हमें ये दिखाना है कि a माइनस बी भी यहाँ पर एग्जिस्ट होगा। अब वो कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमें ये थोड़ी पता है भी एस इंटरसेक्शन टी एक सब रिंग है, यहाँ पर नहीं पता ना यहाँ पर। तो हम तो ये लिख सकते हैं कि इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है कि जब a कोमा बी एस इंटरसेक्शन टी में है तो लिख सकते हैं कि a कोमा बी इज द एलिमेंट ऑफ एंड, कि a और b है वो s में भी होगा और कहां पर होगा, a कोमा बी टी में भी होगा। किसकी वजह से? इंटरसेक्शन की वजह से, क्योंकि जो चीज इंटरसेक्शन में होती है वह सदैव उन सभी सेटों में होती है जिनका इंटरसेक्शन लिया गया हो। तो किन के का लिया गया था? एस और टी का। तो जो चीज इनके इंटरसेक्शन में है वो कहां पर भी होगी, एस में भी होगी और टी में भी होगी यहाँ पर। तो हमने क्या देखा कि एक एलिमेंट a जो b है वो कहां पर है, s में भी है और वही एलिमेंट b में भी है यहाँ पर। तो हम तो जानते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, इंप्लाइज दैट कि a माइनस बी एस में भी होगा और a माइनस बी टी में भी होगा। कि हमने क्या देखा कि जब a और b s में है तो s क्या थी, एक सब रिंग थी। तो इनका जो इस तरीके का रिजल्ट है वो कहां पर होगा, s में होगा और इसी तरीके से इनका जो सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है वो भी कहां पर होगा, t में। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इंप्लाइज दैट कि जो a माइनस बी है इज द एलिमेंट ऑफ s इंटरसेक्शन t। अब ये क्यों लिख दिया, चूंकि s तथा t रिंग है, s तथा t दोनों के दोनों क्या है, ये रिंग है यहाँ पर। तो रिंग है तो दोनों में इस तरीके का रिजल्ट होगा ही, रिंग हो चाहे हम इसको सब रिंग कह सकते हो इसको, क्योंकि दोनों के दोनों सब रिंग है या केवल कहीं रिंग है यहाँ पर। तो जब ये यहाँ पर है तो इसका जो हम कह सकते हैं इसका जो प्रतिलोम अवयव है बी का वो भी यहाँ पर जरूर विद्यमान होगा और जैसे मैंने इसकी संक्रिया कराई तो वो भी कहाँ पर होगा, इसी में होगा। यहाँ पर भले चाहे आप एक लाइन और यूज में ले सकते हो कि जैसे a कोमा बी यहाँ पर है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कौन होगा कि जब ये s, तो हमें पता है कि s क्या थी, एक सब रिंग थी। सब रिंग कहें या प्रॉपर उसको रिंग कहें यहाँ पर। तो रिंग में प्रत्येक एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट है वो भी होता है। तो b है तो b का इनवर्स भी होगा। तो जब a की मैंने b नाम b इनवर्स से इसकी संक्रिया कराई योगात्मक इनवर्स से, तो परिणाम मुझे क्या मिला, a माइनस बी। तो वो कहां पर आ गया, s में। इसी तरीके से a माइनस बी कहां पर भी आ गया, t में भी। अब a माइनस बी s में भी है और t में भी है तो दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा यहाँ पर। तो यही चीज हमें यहाँ पर दिखानी थी। तो हमने क्या लिखा आगे यहाँ पर कि implies that कि a comma b is the element of s intersection t is implies that कि a minus b is the element of s intersection t। ये हो गया हमारा उन दोनों गुणधर्मों में से पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर। इसी तरीके से दूसरा वाला, तथा जो चीज यहां है दोनों में वह इसमें भी होगी, तथा a डॉट b इज द एलिमेंट ऑफ s कोमा a डॉट b इज द एलिमेंट ऑफ t। कि ये भी कहां पर होगा, क्योंकि जब दोनों एलिमेंट s में है, s क्या एक रिंग है, तो रिंग हम जानते हैं कि गुणन संक्रिया के लिए समृद्ध होती है। तो उसके लिए क्या होगा कि a डॉट b भी s में होगा और a डॉट b t में भी होगा। अब एक ही एलिमेंट दोनों में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि a डॉट b इज द एलिमेंट ऑफ s इंटरसेक्शन t। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नियम हो गया, 5वां नंबर यहाँ पर, कि हमें जो दिखाना था कि s इंटरसेक्शन t क्या होगी, r की उपवलय होगी। तो पहले हमने उसको सबसेट भी दिखा दिया, उसको नॉट इक्वल टू 5 भी दिखा दिया। और जो तीसरा हमारा प्रतिबंध होता है कि किन्हीं भी दो एलिमेंटों के लिए, प्रत्येक दो एलिमेंटों के लिए ये जो परिणाम है सदैव एस इंटरसेक्शन टी में आना चाहिए। तो यहाँ पर भी आ रहा है और इनका जो डॉट है वो भी आना चाहिए, तो वो भी इसको बिलोंग कर रहा है। तो लिख दिया इंप्लाइज दैट कि एस तथा टी का सर्वनिष्ठ भी उपवलय होता है। अर्थात दो उपवलयों का जो सर्वनिष्ठ यदि हम ज्ञात करते हैं तो वो भी हमें क्या प्राप्त होता है, एक उपवलय ही प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को कंप्लीट किया। यहाँ पर एक बार नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे।
अब देखते हैं नेक्स्ट हमारी होगी फील्ड पर बेस पे एक थ्योरम, कि यदि हमारे पास कोई सबसेट दे रखा हो किसी फील्ड का, तो उसे हम किस वजह से या किस प्रतिबंध की वजह से हम इसको सब फील्ड कह पाएंगे यहाँ पर। तो ये हम नेक्स्ट थ्योरम में देखते हैं यहाँ पर। तो लिखते हैं नेक्स्ट थ्योरम के लिए यहाँ पर तीसरी थ्योरम होगी आपकी इसके अंतर्गत ही। यदि S किसी क्षेत्र का, यदि S किसी क्षेत्र का F का अरिक्त उपसमुच्चय है, तो S उप क्षेत्र होगा, है तो S उप क्षेत्र होगा यदि और यदि केवल, यदि और केवल यदि for all a comma b is the element of S implies that पहला क्या होगा कि a माइनस बी इज द एलिमेंट ऑफ S, और दूसरी कंडीशन होगी कि a b इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ S, कि हमारे पास किसी फील्ड का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, केवल सबसेट है, उसके बारे में हमने सब फील्ड नहीं कहा उसको अभी तक, केवल क्या कहा कि किसी क्षेत्र S का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हमारे पास क्या है, S है यहाँ पर। तो ये जो S है वो क्या होगा, एक सब फील्ड होगा। कब होगा कि प्रत्येक a कॉमा b के लिए a माइनस बी वो भी किसको बिलोंग करे, S को ही बिलोंग करे, तथा a b इनवर्स भी किसको बिलोंग करे, S को ही बिलोंग करे। तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा क्या कहलाएगा, सब फील्ड कहलाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो प्रतिबंध दे रखे हैं दोनों, इनके बारे में देखते हैं आप कि हमें क्या क्या दिया है यहाँ पर, कि इसको सब फील्ड बनने के लिए दो चीज़ें पर्याप्त है, कि पहले तो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, तो उनके द्वारा तो हमारी दो चीज़ें शामिल हो गई। ये वर्ड है ना यहाँ पर, ये अरिक्त उपसमुच्चय, इसके द्वारा दो चीज़ें शामिल हो जाती है, क्योंकि हमने इसको यूज में ले लिया लैंग्वेज में कि नॉन एम्प्टी क्या है, सबसेट है। तो इससे क्या क्या शामिल हो गया कि जो S है वो सबसेट है किसका, फील्ड का। पहली बात तो ये हो गई शामिल, जिसको हम एक नंबर कहते थे वो भी अपने आप आ गया। एक कहते थे कि S इज नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, वो भी यहाँ पर इसको अरिक्त कहते ही शामिल हो गया। तो दो चीजें तो अपने आप ही इंक्लूड हो गई इसमें, तो इन्हें हम जब प्रूव करेंगे तो हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ पर इनको सिद्ध करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ दो कंडीशन ही प्रूव करनी है। और यहाँ ये और देखेंगे कि ये जो थ्योरम है वो कौन सी है, यदि और केवल यदि वाली, यानी इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड लेकर जाना है और राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना है यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखो दो चीजें आप लिख रहे हो, थोड़ा सा समझो यहाँ पर। ये तो हमने पहले पढ़ लिया था कि हमारा जो f है वो योग के लिए तथा गुणन के लिए, योग के लिए भी आबेली है ये, और गुणन के लिए भी क्या है, ये आबेली है। कौन है, f योग के लिए भी आबेली है और गुणन के लिए भी क्या ये आबेली यहाँ पर। और हम जानते हैं कि जो आबेली है वो ग्रुप है यहाँ पर, कि योग के लिए भी आबेली ग्रुप है और गुणन के लिए भी आबेली ग्रुप है यहाँ पर। तो इसमें से यदि मैं कोई सेट लेता हूँ f में से, जिसको मैंने S नाम दिया यहाँ पर, तो S भी क्या होना चाहिए, योग पर क्या होना चाहिए, आबेली होना चाहिए। ये योग पर क्या होना चाहिए, आबेली होना चाहिए, गुणन पर भी क्या होना चाहिए, आबेली होना चाहिए यहाँ पर। खुद कौन, जो S है ना वो S किस पर होना चाहिए, योग के लिए भी आबेली हो और गुणन के लिए भी आबेली हो। अब हमें यहाँ पर है तो ये S का ही, F का ही सबसेट है यहाँ पर, कि जो S है वो किसका सबसेट है, S का सबसेट है यहाँ पर। तो हमें ये ध्यान देना है क्या यहाँ पर, कि हम तो ये हमें ये देखना है कि जो F होगा वो S का सबसेट होगा। यूँ कह सकते हैं कि जो S है वो योग के लिए किसका सबसेट होगा, F का। तो वो तो हमने पहले भी देखा था कि जब हमें जो S है वो योग के लिए F का क्या होगा, सब ग्रुप होगा, क्योंकि ये ग्रुप ही तो कहा है यहाँ पर कि योग के लिए भी आबेली ग्रुप है और गुणन के लिए भी आबेली ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, तब यदि ये चीज आ जाती है तो अपने आप ही जो हमारे पास बंटन का नियम शेष रहता है तो वो तो अपने आप ही आ जाएगा। तो हमने ये देखना है कि जो S है वो योग के लिए F का आबेली ग्रुप है। अब आबेली ग्रुप तो ये था, तो ये इसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा यहाँ पर, यानी S
क्या होगा, एफ का एक सब ग्रुप होगा। और सब ग्रुप के लिए कंडीशन जानते हैं क्या होती है कि पहले तो वो एरिक्त होना चाहिए तथा उपसमुच्चय होना चाहिए, वो चीज़ तो अपने आप ही लैंग्वेज से स्पष्ट हो गई। अब बची हुई क्या कि जब तीसरी कंडीशन लेते थे ना यहाँ पर सब ग्रुप की डेफिनेशन में कि यदि ए कोमा बी इज द एलिमेंट ऑफ एस है तो ए बी इनवर्स बी है किसको बिलोंग करे, एस को बिलोंग करे, जहां पर इनके मध्य संक्रिया स्टार कार्य करती थी वहां पर। अब यहाँ पर स्टार का नाम क्या है, प्लस है, और प्रतिलोम में आप जानते हो कि योगात्मक प्रतिलोम को माइनस ए के द्वारा या माइनस एक्स द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही तो बात हो गई कि ए तो हो गया एलिमेंट और इसकी संक्रिया किससे करा रहे हैं हम, बी के प्रतिलोम अवयव से, और बी का प्रतिलोम अवयव क्या होता है माइनस बी, तो वो भी किसको बिलोंग करे, एस को बिलोंग करे। तो यही तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है। अब दूसरी, क्योंकि इसमें एक थोड़ी था संक्रिया, यहाँ पर तो दो दो संक्रियाएं थी, तो दूसरा जो डॉट वाला है उसके लिए भी एस क्या होना चाहिए, आवेली ग्रुप होना चाहिए। तो अब एस क्या है, एक गुणन संक्रिया है, और गुणन के प्रतिलोम अवयव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे बी कोई एलिमेंट है तो इसका प्रतिलोम अवयव कैसे आएगा, बी इनवर्स के नाम से आएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि एक ए कोमा बी इज द एलिमेंट ऑफ एस है तो क्या आ जाए, ए डॉट बी इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ एस आ जाए यहाँ पर। तो देखो वही चीजें हैं जो ग्रुप के अंतर्गत थी। यहाँ पर दो दो ग्रुप को क्षेत्र अपने साथ लिए हुए हैं। यहाँ पर दो दो ग्रुप कौन कौन से कि जो आर है हमारा वो योग संक्रिया के लिए भी आवेली ग्रुप था और गुणन संक्रिया के लिए भी आवेली ग्रुप था। अब दोनों के लिए वो ग्रुप है तो जब उसका कोई सब ग्रुप बनेगा दोनों के लिए तो वो भी दोनों चीजें उसमें शामिल करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर दोनों प्रतिबंध उनके हैं यहाँ पर, ठीक है, दोनों प्रतिबंध उनके ही हैं यहाँ पर। कि एक जो ये है ये तो किसको प्रदर्शित करेगा कि योगात्मक समूह के लिए जो ऐसा वो सब आवेली सब ग्रुप बनाएगा। इसी तरीके से जो ए बी इनवर्स है वो गुणन संक्रिया के लिए एस को आवेली सब ग्रुप बनाएगा वहां पर। तो इस वजह से दोनों प्रतिबंध ये काम में आते हैं, और बाकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो तो अपने आप ही यहाँ से हमें प्राप्त हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी थ्योरम के दो प्रतिबंध है यहाँ पर, एक तो ए माइनस बी और एक ए बी इनवर्स। तो याद रखेंगे कि क्षेत्र के लिए किसी भी सेट को आप सब फील्ड दिखाना चाहते हो कि किसी फील्ड के लिए किसी सेट को आप सब फील्ड दिखाना चाहते हो तो क्या होना चाहिए, उनके लिए ये प्रतिबंध सदैव मान्य होने चाहिए। अब करते हैं इनको प्रूव यहाँ पर। तो प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर इसको इफ एंड ओनली इफ वाली थ्योरम है तो उसी के अकॉर्डिंग इसको लेकर चलेंगे। तो सर्वप्रथम जो हमें दे रखा है वो ले लेते हैं यहाँ पर। प्रूव दिया है कि एस एफ का अरिक्त उपसमुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय। तो ऐसा कहते हैं हमारी जो दो काम थे हमारे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अरिक्त उपसमुच्चय। अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है एस सब ग्रुप है, एस उप फील्ड, सॉरी एस क्या है, उप क्षेत्र है। एस उप क्षेत्र है कब, जब पहली कंडीशन a माइनस बी इज द एलिमेंट ऑफ एस और दूसरी कंडीशन ए बी इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ एस। फॉर ऑल a comma b is the element of s, for all a comma b is the element of s। कि a comma b is the element of s के लिए हमें इसको क्या प्रूव करना है कि यदि s एक सब फील्ड है तो उस कंडीशन में ये रिजल्ट प्रूव होते हैं, और इन रिजल्टों को लेकर हमें s को क्या करना प्रूव होगा कि s क्या होगा, एक सब फील्ड होगा। यानी केवल s f का एक अरिक्त समुच्चय लेकर साथ के साथ दोनों कंडीशनों को लेकर हमें इसको दर्शाना होगा कि s क्या होगा, एक सब फील्ड होगा। एक बार तो ये एक बार लेकर चलेंगे कि s एक अरिक्त समुच्चय इसका और ये क्या है, एक सब फील्ड है, तो उस कंडीशन में हमें ये लेकर आना है। तो इफ एंड ओनली इफ वाली थ्योरम में तो दोनों तरफ से प्रूव करेंगे इसको यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कि माना प्रतिबंध की आवश्यकता लेकर चलते हैं, प्रतिबंध की आवश्यकता। प्रतिबंध की आवश्यकता और कंसीडर किया कि माना अरिक्त उपसमुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय एस एफ का उपक्षेत्र है। माना अरिक्त उपसमुच्चय एस एफ का उपक्षेत्र है। मान लिया यहाँ पर ये क्या है, एफ इसका उपक्षेत्र है। अब दर्शाना क्या होगा, ये दोनों हमें दर्शाने होंगे। अब उप क्षेत्र है तो जानते हैं, चूंकि क्या लिखते हैं कि यदि a कोमा b इज द एलिमेंट ऑफ s, कि a और b कहां से है, s से है, और s क्या है, एक सब फील्ड है। तो सब फील्ड है तो इसमें क्या क्या अवेलेबल होगा कि यदि a है
तो ए माइनस बी भी यहाँ पर होंगे कि माइनस बी तथा बी इनवर्स कि यहाँ पर क्या होगा कि एक तो क्या होगा ए कोमा बी भी यहाँ पर होगा, ए कोमा माइनस बी भी यहाँ पर होगा और बी इनवर्स भी यहाँ पर होगा इज द एलिमेंट ऑफ एस। कि यदि यहाँ पर ए और बी हैं तो इस बी की वजह से जो योगात्मक प्रतिलोम है माइनस बी वो तो ऐसे होगा और जो गुणन प्रतिलोम है बी इनवर्स वो भी यहाँ पर होगा, क्योंकि हमें दोनों के लिए दर्शाना है। यहाँ पर इसको हमने एक लाइन में इनको लिख लिया कि यदि ए बी है तो ए बी के लिए हमारे पास एक तो बी इनवर्स चाहिए था योगात्मक, वो भी अवेलेबल है, एक गुणन प्रतिलोम चाहिए था तो वो भी यहाँ पर होगा। क्यों होगा ये हमने लिख ही लिया था यहाँ पर, क्योंकि एस क्या है क्षेत्र है। सब फील्ड तो किसके संदर्भ में है ये एफ के संदर्भ में, लेकिन है तो खुद अपने आप में क्षेत्रीय, तो इस वजह से क्या है क्योंकि ये एस क्या है एक क्षेत्र है, इस वजह से ऐसा होगा। अब ऐसा है तो शुरुआत के हमने दो को ले लिया तो इंप्लाइज दैट कि जो a प्लस माइनस का b है वो किसको बिलोंग करेगा s को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा योग समृद्धता, योग समृद्धता, तो योग समृद्धता से ये किसको बिलोंग करेगा s को ही बिलोंग करेगा। अब ऐसा करेगा तो इसको अगेन क्या लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज द एलिमेंट ऑफ s और ये हमारा आ गया प्रतिबंध नंबर पहला। पुनः इसी तरीके से क्या होगा कि a डॉट बी इनवर्स कि a डॉट बी इनवर्स कि a भी यहाँ पर है और b इनवर्स भी यहाँ पर है, तो दोनों का जो संक्रिय कराने पर जो परिणाम होगा वो भी किसको बिलोंग करेगा s को। क्यों करेगा गुणन समृद्धता से, क्योंकि गुणन समृद्धता ये कहती है कि यदि हमारे पास कोई भी दो s के दो एलिमेंट है तो उनका जब भी मैं गुणन कराऊं तो परिणाम सदैव किसमें आए s में ही आए। अब ये एक फील्ड था तो समृद्धता अपने आप लागू हो गई वहां पर, तो अब हमारे पास इससे क्या प्राप्त हो गया सेकंड रिजल्ट यहाँ पर। तो यही तो हमें दर्शाना था यहाँ पर कि यदि ये एक सब फील्ड है तो अपने आप ही दोनों रिजल्ट वहां पर मान्य होते हैं। यहाँ पर ये भी लिख देंगे फॉर ऑल a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ s और यहाँ पर भी लिख दिया फॉर ऑल a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ s कि प्रत्येक a और b के लिए ऐसा होगा। तो हमारे जो ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर जो हम राइट हैंड साइड लेकर आना चाहते थे वो तो कंप्लीट हो गया यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड की मदद से क्या आ गया राइट हैंड साइड यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब लेकर आएंगे प्रतिबंध की पर्याप्तता यहाँ पर, ठीक है। तो प्रतिबंध की आवश्यकता कंप्लीट हो गई। अब हमें दर्शाना होगा प्रतिबंध की पर्याप्तता, सफिशिएंटी ऑफ प्रॉपर्टी, सफिशिएंट ऑफ कंडीशन। तो नेक्स्ट लेकर चलेंगे प्रतिबंध की पर्याप्तता, प्रतिबंध की पर्याप्तता, सफिशिएंट ऑफ कंडीशन। प्रतिबंध की पर्याप्तता, तो उसकी बार अब की बार हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ले लिया कि माना एस एफ का अरिक्त उपसमुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय है तथा एक तो ये मान ली शुरुआत की लाइन जो दे रखी थी और क्या मान लिया ये राइट हैंड साइड का पार्ट मान लिया तथा फॉर ऑल a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ s के लिए क्या है कि a माइनस बी, पहली बात तो क्या है a माइनस बी इज द एलिमेंट ऑफ s और सेकंड कौन सी है, सेकंड हमारी है यहाँ पर ये तो होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, सेकंड क्या है ए बी इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ एस। ये चीज हमने यहाँ पर बता दी कि यदि एस एफ का अरिक्त उपसमुच्चय है तो फॉर ऑल ए कोमा बी इज द एलिमेंट ऑफ एस के लिए कि जो ए माइनस बी है वो भी एस में जाएगा और ए बी इनवर्स है वो भी कहाँ पर जाएगा एस में जाएगा। यहाँ पर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें इनके द्वारा ये दर्शाना होगा कि वास्तव में कंप्लीट क्या बनाता है, ये एक ग्रुप बनाता है, वो कंप्लीट क्या बनाता है एक फील्ड बनाता है। तो फील्ड के लिए हमें ये दर्शाना होगा कि योग के लिए भी आबेली होगा और गुणन के लिए भी आबेली होगा और योग की गुणन पर बंटनता यहाँ पर दर्शा रही होगी। यहाँ पर ये चीज हमें यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले मैं योग के लिए प्रूव करूंगा और फिर गुणन के लिए प्रूव करूंगा। दोनों कंडीशन से हम सबसे पहले प्रूव करें समृद्धता। पहली कंडीशन क्या है, ए पार्ट मैंने ले लिया समृद्धता कि मुझे गुणन के लिए भी समृद्धता दर्शाना है और योग के लिए भी समृद्धता दर्शाना है। तो समृद्धता के लिए, समृद्धता से पहले हम ले लेते हैं तत्समक अवयव ले लेते हैं, दोनों के आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव, दोनों के तत्समक अवयव। तो हमने लिया कि माना a कोमा a इज द एलिमेंट ऑफ s,
कि जिसको हम दो अवयवों का नाम ले रहे थे ए कोमा बी एलिमेंट ऑफ, उसकी जगह हमने क्या ले लिया, ए को ही ए के साथ लिया यहाँ पर। अब यदि ऐसा है तो प्रतिबंध फर्स्ट से, तो प्रतिबंध फर्स्ट क्या कहता है कि a माइनस बी इज द एलिमेंट ऑफ s, कि यानी a माइनस ए इज द एलिमेंट ऑफ s, और a माइनस ए का मतलब क्या होगा कि 0 इज द एलिमेंट ऑफ s, और इसको हमने क्या कह दिया कि 0 यानी योग तत्समक अवयव, योग तत्समक अवयव विद्यमान है। पहली बात हो गई यहाँ पर। दूसरा इसके लिए लेकर चलिए प्रतिबंध, ये तो कौन सा हो गया, फर्स्ट प्रतिबंध, ये हो गया सेकंड प्रतिबंध से। सेकंड प्रतिबंध क्या कहता है कि ए की ए के साथ ही इनवर्स से संक्रिय कराओ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए की ए के साथ से संक्रिय कराने पर ये तो हमें 1 देता है यहाँ पर, क्योंकि जैसा ये जस्ट इसके अपोजिट है ही नीचे की ओर, तो उसका आंसर कितना होता है 1 होता है, और ये इसके हिसाब से कहां पर आना चाहिए, एस में आना चाहिए, तो ये एस में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 1, इसका मतलब क्या हो गया कि 1, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 जो कि हमारा क्या है यहाँ पर गुणन तत्समक अवयव होता है, वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इंप्लाइज दैट कि 1 गुणन तत्समक अवयव, गुणन तत्समक अवयव विद्यमान है, कि मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स एलिमेंट है वो भी यहाँ पर, वो सॉरी मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहा है, तो दोनों के तत्समक अवयव विद्यमान है, यानी पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है। ठीक है, आप चलते हैं दूसरी कंडीशन की ओर। अब हम ढूंढते हैं प्रतिलोम अवयव यहाँ पर, तो दूसरा होगा बी पार्ट यहाँ पर। आपके बार हमें क्या दर्शाना है, प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट यहाँ पर। तो उसके लिए क्या किया कि हमारे पास हमने 0 को भी यहाँ पर दिखा दिया और 1 को भी यहाँ पर दिखा दिया, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर चूंकि 0,1, a इज द एलिमेंट ऑफ s, कि हमने किस किस को ले लिया, 0 को दिखा दिया, 1 को दिखा दिया और 1 को, a को दिखा दिया, किसका एलिमेंट दिखा दिया, s का एलिमेंट हमने इसको दिखा दिया। तो यदि मैं 0 के साथ इसकी संक्रिया लेता हूँ, किसके साथ, a के साथ संक्रिया लेता हूँ, या एक एक को ले लो यहाँ पर, दोनों ये तीनों के साथ नहीं लेता हूँ, पहले ले लिया सर्वप्रथम कि माना चूंकि 0,a इज द एलिमेंट ऑफ s, कि 0,a किसका एलिमेंट है, s की। 0 तो क्यों है, क्योंकि हमने शो कर लिया ऊपर की योगात्मक तत्समक अवयव विद्यमान होता है। a हमने कोई साधारण एलिमेंट ले लिया इसका, और पहले प्रतिबंध से लिखा यहाँ पर, और कौन सा लगा दिया, प्रतिबंध नंबर 1। प्रतिबंध नंबर 1 से क्या होता है कि दोनों को घटाकर लिखा जाता है, तो मैंने क्या लिख दिया कि 0 माइनस a लिख दिया यहाँ पर, तो 0 माइनस a किसका आंसर आएगा, वो s का आंसर आएगा, और इसको कैसे लिखते हैं कि माइनस का a इज द एलिमेंट ऑफ s। इसका मतलब क्या हो गया कि योग प्रतिलोम अवयव, कि फॉर ऑल a इज द एलिमेंट ऑफ s का योग प्रतिलोम अवयव, योग प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, योग प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। तो पहली कंडीशन तो यहां कंप्लीट हो जाती है कि फॉर ऑल a इज द एलिमेंट ऑफ s का योग प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, क्योंकि क्या हो गया कि a यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो माइनस a भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और हम जानते हैं कि जब किसी भी नंबर के आगे माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है तो वह उसकी योगात्मक प्रतिलोम को रिप्रेजेंट करता है। ये बात कंप्लीट हो गई यहाँ पर। उसके बाद चलते हैं दूसरी पर। अब हमें गुणन के लिए देखना है यहाँ पर, तो गुणन के लिए भी इसी तरीके से प्रूव करेंगे यहाँ पर, चूंकि 1,a इज द एलिमेंट ऑफ s, कि 1 और a जो कहां पर विद्यमान है, s में विद्यमान है, तो इंप्लाइज दैट कि यदि ऐसा है तो हमें क्या लिखेंगे, प्रतिबंध 2 से, प्रतिबंध 2 को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, प्रतिबंध 2 से, तो प्रतिबंध 2 से क्या आ जाएगा कि 1.a इनवर्स, क्योंकि हमें तो क्या करना होता है, एक अवयव तो जो दूसरे का प्रतिलोम, तो 1.a इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ s, और 1 क्या एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, जब इसकी संख्या किसी अन्य एलिमेंट के साथ होगी तो परिणाम में क्या मिलेगा कि a इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ s। तो क्या हो गया कि a नामक अवयव का गुणन प्रतिलोम अवयव भी यहाँ पर सदैव विद्यमान होगा, तो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट कि फॉर ऑल a इज द एलिमेंट ऑफ s का गुणन प्रतिलोम a इनवर्स विद्यमान होगा। ये वाली भी हो गई, यानी हमारे पास
आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, इनवर्स एलिमेंट मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। अब हमें प्रूव करना है क्लोजर प्रॉपर्टी कि हमारे पास जो संक्रियाएं हैं वो दोनों के दोनों क्या है, समव्रत है। यहाँ पर तो समव्रत भी दर्शाएंगे यहाँ पर। तो यहां पर लिखते हैं यदि a, b इज द एलिमेंट ऑफ S implies दैट कि माइनस का a, माइनस b इज द एलिमेंट ऑफ S, कि यदि हमारे पास a और b यहाँ पर है तो हम जानते हैं कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम वहां पर होता है, तो माइनस b भी वहां पर होगा। और यदि ऐसा होगा तो प्रतिबंध 1 से, यदि दो एलिमेंट यहाँ पर है तो क्या होगा, प्रतिबंध 1 से। प्रतिबंध 1 से हमें क्या प्राप्त होगा, परिणाम यहाँ पर प्रतिबंध 1 से हमें प्राप्त होगा कि a माइनस का b इज द एलिमेंट ऑफ S। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a प्लस b इज द एलिमेंट ऑफ S। ठीक है, यानी हमने क्या दिखा दिया कि a प्लस b किसका एलिमेंट हो गया, S का एलिमेंट हो गया। इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार यदि a, b इज द एलिमेंट ऑफ S implies दैट कि a, b इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ S, क्योंकि ये भी देख चुके हैं कि b यदि है तो b का गुणन प्रतिलोम भी एग्जिस्ट करता है, वो वहां उसकी हेल्प से। ये देखो यहाँ यदि a है तो a का प्रतिलोम होगा, b है तो b का प्रतिलोम होगा, तो उसी के हेल्प से जब a और b यहाँ पर है तो a b इनवर्स भी यहाँ पर होगा। और प्रतिबंध सेकंड क्या कहता है ऐसा करने पर, प्रतिबंध सेकंड से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि a डॉट b इनवर्स का होल इनवर्स, क्योंकि जो भी एलिमेंट होता है उसका होल इनवर्स करता है वो, तो इज द एलिमेंट ऑफ S। और ऐसा करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि AB इज द एलिमेंट ऑफ S, क्योंकि जानते हैं इनवर्स का इनवर्स ग्रुप के नियम से क्या होता है, इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाता है, खुद एलिमेंट मिल जाता है। तो A डॉट B इज द एलिमेंट ऑफ S। और ऐसा होने पर क्या कह देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा दूसरा रिजल्ट। इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट एक हमारी जो संक्रियाएं हैं अर्थात जो S है गुणन एवं योग पर, S गुणन एवं योग संक्रिया पर, गुणन एवं योग संक्रिया पर समव्रत है। तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इनवर्स एलिमेंट हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। अब कॉम्यूटेटिव और देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों को क्या प्रूव करना है, आबेली ग्रुप प्रूव करना है, तो उसके लिए इसको कॉम्यूटेटिव और देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो कॉम्यूटेटिव के लिए यहाँ पर लिखूँ मैं यहाँ पर, तो हम जानते हैं चूंकि a, b इज द एलिमेंट ऑफ S, कि a और b कहाँ से हैं, S से हैं, तो a और b हैं तो ये कहाँ से भी होंगे, a और b फील्ड से भी होंगे। कि जो एलिमेंट यहाँ है वो वास्तव में आते कहाँ से, फील्ड से आते हैं, तो जब यहाँ अवेलेबल है तो फील्ड में भी अवेलेबल होंगे। और हमने क्या देखा था कि S इज, चूंकि S इज सबसेट ऑफ F। अब जो F है वो एक फील्ड है, और फील्ड में सदैव यदि दो एलिमेंट ऐसे हैं a प्लस b, तो उनको कैसे लिखा जा सकता है, a प्लस b को कैसे लिखा जा सकता है, b प्लस a। और यदि a डॉट b है तो कैसे लिखा जाएगा उन्हें, b डॉट a। क्यों, क्योंकि जो f है, चूंकि f क्षेत्र है और क्षेत्र में गुणन तथा योग के लिए वो आबेली होता है, और जो S है वो उसका सबसेट है, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, आबेली होगा या कह सकते हैं इसको क्रमनिर्णय गुण इनके लिए भी होगा। कि जो जो एलिमेंट यहाँ फील्ड में कॉम्यूटेटिव है वो निश्चित ही यहाँ पर S में भी क्या होंगे, कॉम्यूटेटिव होंगे। केवल उन एलिमेंटों की बात करें जो यहाँ पर है, जो नहीं है उनके लिए तो कैसे बात करेंगे। तो हमने क्या लिखा कि यदि a और b यहाँ पर S में है तो F में तो सारे ही एलिमेंट है, तो a और b भी वहां पर होंगे, और a और b वहां पर होंगे तो उनके लिए ये नियम वहां पर लागू होगा। तो इंप्लाइज दैट कि गुणन एवं योग पर, गुणन एवं योग पर S आबेली है। तो हमें आबेली होने का जो गुण है वो भी प्राप्त हो गया। अब हमारा बचता है एसोसिएटिव, एक तो साहचर्य नियम और एक बचता है गुणन की योग पर बंटनता। और यदि ऐसे वो भी हमें मिल जाते हैं इनकी मदद से, तो हम क्या कह पाएंगे कि वास्तव में हमारे पास जो S है वो F का एक सबफील्ड है। तो नेक्स्ट प्रूव करेंगे एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए भी इसी तरीके से होगा। यहाँ पर माना a, b, c इज द एलिमेंट ऑफ S, कि a, b, c कहाँ से, S से हैं,
तो यदि ये ऐसे है तो क्या निष्कर्ष होगा कि ए कोमा बी कोमा सी फील्ड से भी होगा। ये एलिमेंट तीनों कहाँ से होंगे? फील्ड से भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो एस है वो सबसेट है किसका? फील्ड का, कि जो भी एलिमेंट है वो सबके सब फील्ड से आ रहे हैं। तो 3 एलिमेंट यहाँ है तो फील्ड में भी होंगे। और फील्ड के लिए क्या हो रहा था यहाँ पर कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो रहा था ए प्लस बी और प्लस का सी, तथा और क्या होता है इनके लिए ए डॉट बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी डॉट सी। implies that कि for all a comma b comma c is the element of S के लिए for all a comma b comma c is the element of S के लिए या सीधा सीधा लिख सकते हैं कि हमारे पास जो संक्रिया है वो यहाँ पर क्या है? साहचर्य है, क्योंकि ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हमने इनको पहले फील्ड का एलिमेंट तो दिखाई दिया यहाँ पर। तो फील्ड के एलिमेंट है तो जो काम फील्ड में हो रहा था वो यहाँ पर भी होगा, क्योंकि एलिमेंट तो वही है। तो जो काम फील्ड में इनके एलिमेंटों के लिए ऐसा हो रहा था वो यहाँ पर भी होगा, क्योंकि एलिमेंट वही है, चेंज नहीं हुए बिल्कुल भी। और यदि चेंज हो जाते हैं तो वो एलिमेंट हमारे यहाँ नहीं होते तो उनके बारे में हम बताना भी नहीं है हमें यहाँ पर। हमें तो उनके बारे में बताना है जो कि एस में अवेलेबल है। तो क्या लिख देंगे? इम्प्लाइज दैट कि एस गुणन एवं योग पर साहचर्य है, कि एस गुणन एवं योग पर क्या है? साहचर्य है। तो साहचर्य वाली कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट बचती है हमारी बंटनता। यहां पर मैं लिख देता हूं ऊपर साहचर्यता, ऊपर हम लिख देते हैं साहचर्यता यहां पर। तो नेक्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, ये तो हो गई हमारी साहचर्यता। उससे अगली कंडीशन होगी हमारी यहाँ पर साहचर्यता। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी बंटनता। तो बंटनता और चेक करनी है यहाँ पर। तो बंटनता के लिए हम यही रिजल्ट यूज में लेंगे इसी तरीके से कि ए कोमा बी कोमा सी इज द एलिमेंट ऑफ एस है, implies that कि a कोमा b कोमा c इज द एलिमेंट ऑफ फील्ड, कि जो एलिमेंट एस में बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे कहाँ पर होंगे? फील्ड में भी होंगे। क्यों होंगे? उसका रीजन ऊपर लिख ही रखा है कि एस इज सबसेट ऑफ एफ। अब चूंकि a कोमा b कोमा c इज द एलिमेंट ऑफ एफ है तो implies that कि a डॉट b प्लस सी को खोला जाता है a डॉट b प्लस a डॉट c के रूप में, तथा b प्लस c डॉट ए को खोला जाता है b डॉट ए प्लस सी डॉट ए। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो s है उसमें कौन सा नियम भी लागू हो रहा है? बंटन नियम भी लागू होता है। इम्प्लाइज दैट कि s गुणन का योग पर बंटनता को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो वास्तव में यहाँ पर हमने क्या देखा कि सारी कंडीशन फील्ड की हमें पूरी प्राप्त होती है। कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा? तत्सम अकवयव की तत्सम अकवयव एग्जिस्ट हो रहा था, उसके बाद इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा था, उसके बाद क्या देखा? क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही थी, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कौन सा? कॉम्यूटेटिव का कॉम्यूटेटिव भी वेरीफाई हो रहा है, यहाँ पर एसोसिएटिव भी लागू हो रहा है, लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव भी यहाँ पर लागू हो रही है। तो ऐसी कंडीशन क्या लिखेंगे कि इम्प्लाइज दैट कि जो एस है वो एफ पर उप क्षेत्र है, यहाँ पर कि एस इम्प्लाइज दैट कि एस एफ पर उप क्षेत्र है। और यही हमें यहाँ पर दर्शाना था कि दोनों प्रतिबंध वो वेरीफाई होते हैं, तो उस कंडीशन में एस एफ पर क्या कहलाता है? एक सबफील्ड कहलाता है। तो इस तरीके से हमारी मेजर थ्योरम है, जब भी हमें कोई प्रश्न दिया गया होगा तो वहाँ पर हमें उसको सबफील्ड दिखाना होगा। तो हम दो प्रतिबंध जो यहाँ पर दे रखे थे उनको वहाँ पर वेरीफाई करेंगे और उनके द्वारा हमारे पास कोई भी सेट किसी फील्ड का सबफील्ड कहलाएगा यदि वो इन प्रतिबंधों का पालना करता हो। तो जो कि दो प्रतिबंध है, एक है a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ, यदि s है तो a माइनस बी भी s में होगा और a b इनवर्स भी s में होगा। तो आज के लिए इतना ही।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।